FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। श्रोताओं, आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर रतिराम शर्मा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर रतिराम, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने आजकल देखा होगा चारों ओर बहुत से डेंगू के केसेस आ रहे हैं। पीजीआई में तो बेहद ज़्यादा होगा। अखबारों चाहिए, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में डेंगू के केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। और जब डेंगू शब्द सामने आता है तो हर इंसान के जहन में सवाल उठता है कि प्लेटलेट काउंट गिरा और प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ी। हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कब ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद संजीव जी। आई थिंक आपने ये बहुत अहम सवाल पूछा है। और जो आप बता रहे हैं कि डेंगू के वास्तव में ही काफ़ी सारे मरीज पिछले महीने डेढ़ महीने से इस रीजन में एक तरह का आउटब्रेक हुआ है, और उस वजह से आम पब्लिक में काफ़ी पैनिक भी है और हॉस्पिटल्स में रश भी बढ़ गया है। और ये आपने जो बात पूछी है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की कि कब और कैसे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये देखना है कि प्लेटलेट काउंट एक नॉर्मल इंसान में 1.5 लाख से 4.5 लाख के करीब होता है, और अगर वो गिरता भी है, मान लीजिए वो 1.5 लाख से लाख के करीब आ गया, थोड़ा लाख से कम भी आ गया, 70-80 हज़ार के करीब भी आ गया, तब भी उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती और एक तरह का पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अगर पेशेंट स्टेबल है। क्योंकि डेंगू की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें एक मामूली फीवर होता है, थोड़ा प्लेटलेट काउंट कम आ जाता है, बॉडी एक्स होती हैं, और एक स्टेज होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जब कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होती है। अगर पेशेंट में कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है, हाँ, उस वक्त उस पेशेंट को प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ सकती है और उस पर हमें विचार करना चाहिए। हाँ, अगर वो काफ़ी शॉक में जा रहा है बेसिकली, या उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, अगर शॉक में है, तो उस वक्त हमें उसकी एक लेबॉरेटरी प्रोफाइल देखनी चाहिए, हेमाटोलॉजिकल प्रोफाइल, कि उसके क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, प्लेटलेट काउंट क्या है, या कोगुलेशन प्रोफाइल क्या है। उसके हिसाब से हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ प्लेटलेट पे ही एक तरह का जोर देना चाहिए। वो कौन सी स्थिति होती है जब आपको प्लेटलेट्स देनी पड़ती हैं? हाँ, ये एक बहुत अहम महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें ये है कि जनरली ये देखा गया है कि ये 99% केसेस में पेशेंट्स जो हैं ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप रिकवर कर जाते हैं फीवर के बाद, और उनके प्लेटलेट्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद विदाउट एनी मैनिफेस्टेशंस। यस, अगर पेशेंट में मान लीजिए कोई ब्लीडिंग नहीं है और वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल, मेरा कहने का मतलब उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है और वो खा पी रहा है, तो उसमें हम 20,000 तक भी वेट कर सकते हैं। और अगर वो हॉस्पिटल में है और वहाँ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी है, इवन तब भी अगर 20,000 पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तब भी हम 10,000 तक वेट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर है, जिसको हमें कहते हैं ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर, उसके बाद देनी चाहिए, सो वो 10,000 का है। बट यस, सिंस अगर किसी अस्पताल में प्लेटलेट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो 20,000 पे भी उसको ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। बट हाँ, जैसा पहले मैंने कहा कि अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन है और वो 20,000 के ऊपर भी मान लो शुरू हो गई है, तो उसमें मान लीजिए कि उसमें सीवियरिटी ऑफ जो डेंगू है वो ज़्यादा है और उसको हायर काउंट पे भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, आज सुबह ही मैं जैसे अखबारों में पढ़ रहा था तो एक शब्द मेरे सामने आया, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। इसका क्या मतलब है? सिंगल डोनर प्लेटलेट मैं आपको प्राइमरीली बताता हूँ। जो प्लेटलेट कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास दो तरह से ये प्लेटलेट बनाए जाते हैं। एक होता है जैसे एक नॉर्मल इंसान ब्लड डोनेट करता है, 1 यूनिट ब्लड 350 ml या 450 ml डोनेट करता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके एक रैंडम डोनर प्लेटलेट यूनिट बनाते हैं, जिसको स्मॉलर डोज कहते हैं। स्मॉलर डोज नहीं, वो भी एक एडिक्वेट डोज है, बट एक सिंगल डोनर जो प्लेटलेट होती है वो डोनर से एक मशीन के ऊपर, एक स्पेशलाइज मशीन जिनको हम एफेरेसिस मशीन्स कहते हैं, एफेरेसिस किट के द्वारा, एक स्पेशलाइज किट होती है, उसके साथ डोनर को कनेक्ट किया जाता है। ऑफ कोर्स वो डोनर जो है, एज अ डोनर ही शुड क्वालिफाई ऑल द क्राइटेरियाज, एंड ये 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर है, जिसमें कि वो सेलेक्टिवली प्लेटलेट हार्वेस्ट किए जाते हैं और बाकी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जैसे रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, ये सारे डोनर के वापस हो जाते हैं। और इस डोनेशन के बाद
48 to 72 आवर के बाद डोनर जो है दोबारा से प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। सो दिस प्रोसीजर इज नोन एज अ सिंगल डोनर एफेरेसिस प्लेटलेट। वेयर एज जो दूसरे वाला प्लेटलेट कंपोनेंट है जो हम होल ब्लड से बनाते हैं उसको हम रैंडम डोनर कहते हैं। जो ये सिंगल डोनर प्लेटलेट है ये रैंडम डोनर के 4-5 यूनिट के बराबर होता है। बट ये पब्लिक में ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ डेंगू में सिंगल डोनर प्लेटलेट ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई भी प्लेटलेट कंपोनेंट मिल रहा है, चाहे वो रैंडम डोनर मिल रहा है चाहे सिंगल डोनर मिल रहा है, बोथ ऑफ देम विल सर्टनली बी इफेक्टिव इन दीज पेशेंट्स। और हमने तो ये देखा है, पीजीआई का जो एक्सपीरियंस है, हमने रैंडम डोनर प्लेटलेट देने के बाद भी 1 या 2 डोज देने के बाद मरीज जो है बिल्कुल तंदुरुस्त होकर अपने डिस्चार्ज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि डेंगू के मरीज़ बढ़ रहे हैं, तो क्या इस दौरान पीजीआई में भी प्लेटलेट्स की डिमांड बढ़ी है? बिल्कुल, आई थिंक ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि अभी अगर हम देखें डेंगू का जैसे जैसे ये प्रकोप बढ़ा है ये पिछले महीने 1.5 महीने से, तो हमारी जो डिमांड है अराउंड 50 to 60% ऑफ प्लेटलेट्स जो हैं हमारे सिर्फ डेंगू पेशेंट्स के लिए जा रहे हैं। पहले अगर हमारे 100-125 के करीब जा रहे थे तो उसमें से अभी 150-200 के करीब प्लेटलेट इशू हो रहे हैं, जिनमें से 100 यूनिट के करीब डेंगू पेशेंट के लिए ही है। वो पीजीआई में मान लीजिए या बाहर जैसे कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में है, क्योंकि एज अ रीजनल ब्लड सेंटर हम किसी को बाकी जो रीजन के हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास प्लेटलेट की सुविधा नहीं है बनाने की, उनको हम प्लेटलेट सप्लाई करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्लेटलेट्स केवल डेंगू के मरीजों को ही जा रहे हैं ज़्यादातर, जी, बाकी और कहाँ कहाँ प्लेटलेट्स जाते हैं उसके बारे में भी बिल्कुल सही बात। बाकी देख लीजिए, जैसे प्लेटलेट हमारे जो ब्लड कैंसर के मरीज होते हैं, हेमाटोऑन्कोलॉजी पेशेंट्स हम कहते हैं, ल्यूकीमिया पेशेंट्स हैं, सॉलिड ट्यूमर्स हैं, उनको जो कीमोथेरेपी लगती है उसके दौरान भी ये ब्लड सेल काउंट जो है कम हो जाती है, तो उसमें भी इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी, दैट इज़ अनदर कैटेगरी जो हाई कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो ब्लीड कर जाती हैं, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उन पेशेंट्स को भी प्लेटलेट की और प्लाज्मा प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और क्रिटिकली सिक आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं उनको भी प्लेटलेट कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब इस दौरान आपके ब्लड बैंक में एक कंटिन्यूस सप्लाई प्लेटलेट्स की और ब्लड डोनर्स की होनी चाहिए ताकि आपका स्टॉक एकदम पूरा रहे। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा कमेंट किया। और हमारे ट्राई सिटी के और जितने भी हमारी ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट विद इन ट्राई सिटी बट जो चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा के इन एंड अराउंड हमारे ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि हम पंजाब में भी कई हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ से भी ब्लड इकट्ठा करते हैं, हरियाणा में भी जाते हैं और ट्राई सिटी में भी ब्लड कलेक्ट करते हैं। उन सभी डोनर्स का और सभी डोनर ऑर्गेनाइजेशन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस मुश्किल समय में आगे आके खुले दिल से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और जिससे हम ये प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट की आपूर्ति कर पा रहे हैं और किसी प्रकार की आई थिंक अभी कोई हमें उसमें मुश्किल नहीं आई है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ आवर ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड वॉलंटियर डोनर्स। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हमारे पास कोई कमी नहीं आई है जी। इसका मतलब है कि हमारे समाज में एक जागरूकता है, लोगों को मालूम है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया है एक डोनर के लिए डोनेट करने के लिए। या बिल्कुल ठीक आपने पूछा। इसमें एक तो जो हैं जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, रेगुलर रिपीट डोनर्स हैं, कर रहे हैं, जो हमारे यूथ हैं उनके लिए, उनको मेरी एक अपील है जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, क्योंकि मेन हमारा जो क्राइटेरिया है जो ब्लड बैंकिंग के नेशनल गाइडलाइंस हैं कि 18 से 65 तक कोई भी इंडिविजुअल है वो डोनेट कर सकता है। यस, फर्स्ट टाइम डोनर जो है वो 60 तक कर सकते हैं, बट जो रेगुलर डोनेट करते आए हैं वो 65 तक कर सकते हैं। सो 18 वर्ष से कोई बड़े स्त्री या पुरुष जो भी स्वस्थ हैं और यूथ स्पेशली मैं कहूँगा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, दे मस्ट फाइंड सम टाइम। हमने देखा है हम बर्थडे पे स्पेशल पार्टीज़ करते हैं, फ्रेंड्स को ग्रीट करते हैं, सो आई थिंक वाई नॉट टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ अ जेस्चर। वो पार्टी भी करें बट कुछ अपने दोस्तों को, 2-4 दोस्तों को ले जाके अपने जन्मदिन को या कोई भी अपने स्पेशल डे को एक यादगार बनाइए ताकि आप डोनेट करें। सो एक तो 18 वर्ष से ऊपर कोई भी स्वस्थ कर सकता है जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा हो, वज़न जो है 45 kg से ज़्यादा हो और उसको कोई किसी प्रकार की जैसे क्रॉनिक डिसऑर्डर
ना हो, और अगर मान लो किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो कंट्रोल्ड होना चाहिए, तो भी वो डोनेट कर सकते हैं। बाकी कुछ एक बीमारियां हैं जिनका हम नहीं लेते, वो फिर ऐसा है कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका जब एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग लिस्ट प्राइमरीली, सो वो डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें अगर कोई ऐसी पाई जाती है, जैसे हेपेटाइटिस बी अगर आपको हुआ है, हेपेटाइटिस सी की बीमारी हुई है, सो वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम परमानेंटली डेफर करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को डेंगू या मलेरिया कुछ देर पहले हुआ है जी, तो उसके कितनी देर बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है? हाँ, डेंगू तो बेसिकली ये है कि अगर डेंगू हुआ है, मतलब अगर तो वो रिकवर हो गए हैं फुली, बेसिकली इफ ही इज़ फिट एंड फाइन, so then I think it will again, then he or she has to be examined by the doctor. मिनिमम 3 मंथ्स का गैप है, 3 से 6 मंथ्स तक का होता है ये पीरियड जो है, बट दैट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपकी जो हेल्थ है वो कितना आप रिकवर, क्योंकि डेंगू में क्या होता है कई बारी इसके बाद फीवर और साइन सिम्टम ठीक होने के बावजूद भी एक प्रोटेक्टेड इलनेस, प्रोटेक्टेड वीकनेस रहती है। सो आई थिंक द इंडिविजुअल हैज़ टू कम आउट ऑफ दैट वीकनेस, until then we will not be able to take his or her blood, because that final decision जो है डोनेशन का, although there are guidelines कि 6 हफ्ते 12 हफ्ते तक नहीं ले सकते, 12 हफ्ते तक का डेफर करना चाहिए, बट अगर 12 हफ्ते के बाद भी अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि वो अभी फुली रिकवर नहीं हुआ है तो भी उसको डेफर किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, मेडिकली क्या क्राइटेरिया होता है जब एक डॉक्टर के पास इंसान जाता है, कहता है मुझे 6 महीने पहले डेंगू हुआ था? जी जी, तो आप उस समय क्या देखते हैं? देखिए, डेंगू में ऐसा नहीं है कि डेंगू वाले को हम परमानेंटली डेफर करते हैं। मेडिकली हमारा ये है कि जो हमारे जनरल क्राइटेरियाज हैं, अगर वो उस दिन अच्छा अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहा है और वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ ठीक कर रहा है, उसके हीमोग्लोबिन लेवल सही है, और बाकी उसमें कोई और इन्फेक्शियस इलनेस की कोई हिस्ट्री नहीं है, और उसका वेट अप्रोप्रिएट है, सो आई डोंट थिंक सो कि उसको हमें डेफर करना है। डॉक्टर साहब, जब मैं डेंगू के बारे में देख रहा था तो मुझे एक ज्ञात हुआ कि ब्लड कंपोनेंट थेरेपी इन डेंगू, ये क्या चीज़ है, किस तरह ये थेरेपी होती है? या ब्लड कंपोनेंट थेरेपी प्राइमरीली ये है कि इसमें, जैसे मैंने बताया कि डेंगू की डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले तो जस्ट एक फिब्राइल इलनेस है विद माइल्जिया, उसके बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर, या देन फाइनली अ डेंगू शॉक सिंड्रोम। सो डेंगू हेमरेजिक फीवर में जब हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन यानी ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, नाक से, मुंह से, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड जिसको हम कहते हैं लेटरिन के रास्ते काली बेसिकली स्टूल्स पास हों, तो उस स्टेज में एक तो हमें प्लेटलेट्स देने हैं, और ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें रेड सेल भी देने पड़ते हैं। और मान लो अगर पेशेंट जो है कोआगुलोपैथी में चला जाए, कोआगुलोपैथी होता है कि उसके कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं प्लाज्मा के, वो भी यूटिलाइज होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम DIC कहते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन कहते हैं। अगर उस स्टेज में वो चला जाता है तो उसमें हमें सारे ही ब्लड के कंपोनेंट्स, चाहे वो रेड सेल हैं, फिर प्लाज्मा FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, और प्लेटलेट है, या क्रायोप्रेसिपिटेट है, ये फिर हमें लेबोरेटरी टेस्ट के मुताबिक उसी के हिसाब से फिर हमें वो पर्टिकुलर कंपोनेंट इशू करके ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो इसका मतलब डेंगू के दौरान किसी तरह का भी कंपोनेंट इस्तेमाल हो सकता है, केवल प्लेटलेट्स ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो हम डॉक्टर साहब इसी की चर्चा आगे करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन केवल एक तो हुआ कि डेंगू के दौरान ज़रूरत पड़ सकती है, फिर आपने बताया कि कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनको देनी पड़ती है, या जिसे कोई कैंसर या कुछ है वहाँ ज़रूरत पड़ती है, और कहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ, देखिए, आए दिन हम देखते हैं जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स आ गए हैं, तो ट्रॉमा पेशेंट को भी, क्योंकि ये पेशेंट भी मल्टीपल इंजरीज़ के साथ आते हैं और कई बार इनमें कई लीटर खून इनका बह जाता है, तो उस केस में तो हमें कई बार 20-20, 25-25 यूनिट जो हैं एक मरीज को देने पड़ते हैं, तो इसको हम मैसिव ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। इनमें भी हमें सब तरह के कंपोनेंट, जैसे रेड सेल कंपोनेंट है, प्लाज्मा कंपोनेंट्स हैं, प्लेटलेट कंपोनेंट्स हैं, ये सारे एक रेशो में एक हिसाब से, क्योंकि उसमें हम उसको कहते हैं एक मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, उसके तहत हमें इन पेशेंट्स को दे के इनकी जान बचाने का पूरा प्रयास करना पड़ता है। और इसमें ये देखा भी गया कि टाइमली अगर इनको ये कंपोनेंट सपोर्ट मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। उसी तरह जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मैंने बोला कि जो पोस्ट डिलीवरी, पोस्टपार्टम हेमरेज हम उसको कहते हैं, उसमें भी इन विमेन को, इन लेडीज़ को काफ़ी सारा ब्लड और ब्लड कंपोनेंट सपोर्ट चाहिए होता है। और थैलेसीमिया पेशेंट्स के ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें
कि ये बच्चे जो हैं रेगुलर ट्रांसफ्यूजन 3 या 4 हफ्ते के बाद इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ताकि इनका हीमोग्लोबिन जो है एक लेवल तक मेंटेन किया जा सके, ताकि इनकी ग्रोथ और ये अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकें। एंड देन जो क्रिटिकली सिक पेशेंट हैं, आईसीयू के हैं, मतलब वो किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन है, जैसे आपने सुना होगा लीवर ट्रांसप्लांटेशन है या कोई भी सर्जरी करनी है फॉर दैट मैटर, आपने ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन है, जनरल सर्जरी करनी है या रीनल ट्रांसप्लांट करना है, तो इन सारे प्रोसीजर्स में ब्लड और ब्लड कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, आम कहा जाता है कि जब किसी को ब्लड लेना होता है ब्लड बैंक से, तो उसको एक डोनर दे के फिर उसको इन रिटर्न ब्लड मिलता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या प्रोसीजर है। हाँ, ये भी आपने एक अच्छा सवाल पूछा है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जितनी भी इमरजेंसी, क्योंकि पीजीआई तो एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है हमारे नॉर्दर्न रीजन का, और यहाँ पे दिन रात 24 घंटे पेशेंट्स आ रहे हैं, और उन पेशेंट्स को 24 घंटे जो है ट्रांसफ्यूजन चल रही है, और उनको इमरजेंसी में तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है तो उनको ट्रांसफ्यूजन हम अरेंज करके देते हैं। प्राइमरीली हमारी जो कलेक्शन है पीजीआई की, हम 60-70 हज़ार यूनिट एक साल में कलेक्ट करते हैं। हमारी जो कलेक्शन है अराउंड 85 to 90% वॉलंटरी सोर्स से आती है। ओनली 8 to 10% जो है हमारी रिप्लेसमेंट डोनेशंस होती हैं। सो ये है मेरी गुजारिश लोगों से कि अगर उनको ब्लड मिल गया है और उनके पास उन्होंने डोनेट नहीं किया है, जब उनका मरीज़ ठीक हो जाए तो एक बारी जाते हुए एज अ गुडविल जेस्चर फॉर अदर पेशेंट्स, क्योंकि हम ब्लड एक ऐसी चीज़ है, ब्लड बैंक हम कहते हैं, तो बैंक में अगर हम पैसा डालेंगे नहीं तो बैंक में पैसे कहाँ से आएंगे। उसी तरह ब्लड बैंक में भी अगर हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड उसमें कहाँ से होगा। बट हाँ, इलेक्टिव सर्जिकल केसेस में जिनके पास डोनर्स हैं उनको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अगर आपके पास डोनर हैं, क्योंकि उन केसेस में भी पूरे डोनर तो नहीं हो पाते, कईयों को 4 यूनिट की ज़रूरत है, 6 यूनिट की ज़रूरत है, तो उसमें हम 1 या 2 यूनिट डोनर ही ला पाते हैं, क्योंकि जनरली अटेंडेंट्स बाहर से आते हैं। तो ऐसा किसी को हम प्रेशराइज नहीं करते। एज एंड व्हेन इफ़ दे हैव डोनर्स वी आस्क देम एंड दे डोनेट, आई मीन डोनेशन भी होती है। बट प्राइमरी जो सोर्स है हमारा, जैसे मैंने बताया कि हम वॉलंटरी सोर्स पे ही डिपेंड करते हैं। बट यस, मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि पेशेंट के रिलेटिव अगर वो इन एंड अराउंड चंडीगढ़ से हैं, जब उनका मरीज़ ठीक होता है तो कभी भी आके डोनेट करें, और बाकी वॉलंटियर डोनर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी तरह वो आगे आके डोनेशन करते रहें। मैं तो डॉक्टर साहब अपनी ओर से यही कहूँगा कि आप डोनेट करके देखिए। 1-2 बार मैंने जब भी किया, जी, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट you've done something for the society, कुछ पॉजिटिव आप कर सके। दैट्स राइट। तो सभी अगर कितना सोचें कि हाँ एक छोटा सा स्टेप लें, शायद किसी के काम आ सकें, तो एक ये हमारी रूटीन बन जाएगी कि जब भी हमें समय मिले तो हम डोनेट कर सकें। डॉक्टर साहब, हम डोनेशन की बात यूं ही जारी रखेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं, आइए उनसे भी कुछ चर्चा करें। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कार्यक्रम एफएम लाइफलाइन में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा रविंद्र कुमार है। रविंदर जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। रविंदर जी, आपका स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए, डॉक्टर साहब स्टूडियो में है। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार रविंदर जी, नमस्कार। मैं ना कम से कम 25 बार खून दान कर चुका हूँ। साइकियाट्री वाले डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ 5 साल से। अच्छा, साइकियाट्री की दवाई खा रहे हैं? ओके, 5 साल से। हाँ जी, मैं खून दान कर सकता हूँ कभी? उसमें ये है रविंदर जी, एक बारी आप जो हमारे ब्लड डोनेशन के डॉक्टर हैं वो चेक करना पड़ेगा कि किस लेवल की दवाई है। बेसिकली जनरली ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, बट ये होता है कि अगर कोई साइकियाट्री की दवाई ऐसी है कि जिसका लेवल काफ़ी हाई रखना पड़ता है, वो फिर ऐसा होता है कि वो ब्लड के माध्यम से, क्योंकि उसके एक लेवल बन जाते हैं ब्लड में, तो ब्लड के माध्यम से किसी दूसरे जिसको खून जाएगा उसको भी इफेक्ट कर सकती है। कैलीसीमिया है मेरे बेटे को भी। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके लिए मैं लोगों से खून दान करवाता हूँ। नहीं, वो आप जरूर लोगों को रिक्वेस्ट करें, बट आप खुद ना करें, क्योंकि अगर आप खुद साइकियाट्री की दवाई ले रहे हैं तो हमें एक बारी आप जरूर बताइएगा। जो हमारे स्क्रीनिंग डॉक्टर हैं वो एक बारी इवेलुएट करेंगे कि कौन सी दवाई है, फिर अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फिर हम नहीं लेंगे। अगर कोई उसका ऐसा इफेक्ट नहीं होता है, वो एक बारी पता करके ही पता चलेगा, तो फिर हम आपका ब्लड ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप पुण्य का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम आपकी बहुत इस बारे में तहे दिल से तारीफ़ करते हैं। और आप बच्चों के लिए, थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं जो आगे आकर ऐसे कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उन्हीं की वजह से इन बच्चों को हम ब्लड अवेलेबल करवा सकते हैं। रविंदर जी, आपके जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं और हम चाहेंगे
कि और भी लोग ऐसा ही जज्बा रखें और जैसे आपने 25 बार डोनेट किया है बाकी लोग भी आगे आएं और अपनी ज़िंदगी का इसे एक हिस्सा बनाएं। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ब्लड कॉम्पोनेंट थेरेपी की, उसी को हम आगे जारी करते हैं अपनी चर्चा। जी डॉक्टर साहब। सो कॉम्पोनेंट थेरेपी से क्या होता है, कॉम्पोनेंट थेरेपी का मेन अभिप्राय यही है कि हम ब्लड के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अलग करके जो जिस पेशेंट को रिक्वायर्ड है वही कॉम्पोनेंट देंगे, क्योंकि अगर पेशेंट को बाकी कंपोनेंट की जरूरत नहीं है तो वी विल बी अननेसेसरली ओवरलोडिंग दैट पेशेंट। सो कंपोनेंट थेरेपी प्राइमरीली एम्स टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड कंपोनेंट जो उसको चाहिए, और उस वजह से बाकी जो अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं वो उसको ना जाएं, क्योंकि ब्लड जो है बेसिकली एक थेरेपी है अगर इफ़ इट इज़ गिवन इन द राइट पर्सपेक्टिव, बट इट कैन ऑल्सो गिव यू एडवर्स इफेक्ट्स ऑल्सो। एक एडवर्स इवेंट्स भी हो सकती हैं अगर हम अननेसेसरली कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज़ करें। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट्स का भी बता दीजिए। हाँ, एडवर्स इफेक्ट्स बेसिकली जैसे कई बारी एक जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है जैसे फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन काइंड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, वो जैसे थोड़ा थोड़ा ट्रांसफ्यूजन के बाद थोड़ा बुखार आ जाना, कंपकपी लगना, चिल्स, राइगर्स और टेम्परेचर बढ़ जाना, ये स्पेशली देखा जाता है जो मल्टी ट्रांसफ्यूज्ड पेशेंट्स होते हैं। उनमें क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन या हमारे जो वाइट सेल्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं जब वो वाइट सेल्स उनमें जाते हैं उनसे रिएक्ट करती हैं तो एक तरह का रिएक्शन करती हैं। तो इनके लिए हम स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक वी गिव देम ल्यूको-रिड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स और ल्यूको-रिड्यूस्ड ब्लड कंपोनेंट। ल्यूको-रिड्यूस्ड मीन्स उनमें हम वाइट सेल जो श्वेत रक्त कण होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं जो कि इन रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के ग्रुप में हम ये एक प्रिकॉशन लेते हैं कि उनमें ल्यूको-रिड्यूस्ड ब्लड कंपोनेंट दें, या जिनको बहुत बारी एक ये ल्यूको रिडक्शन के बाद भी रिएक्शन नहीं कहीं होते, ये भी देखा गया है हमारे इन थैलेसीमिया पेशेंट में, हमने ये भी ऑब्जर्व किया है। उनके बारे में ये नॉलेज है, बेसिकली जो साइंस के हिसाब से नॉलेज है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत प्लाज्मा हमारे रेड सेल्स के साथ रह जाता है ट्रांसफ्यूजन, उनके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ये। तो उन सिचुएशंस में हम इन बच्चों को या इन पेशेंट्स को वॉश रेड सेल देते हैं। सेल्स को हम स्टेराइल मैनर में एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के अंदर वॉश करके फिर हम इन पेशेंट्स को वो वॉश रेड सेल देते हैं, एंड वी हैव फाउंड कि इनको उसके बाद कोई भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता। सो ये तो मतलब एक शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ रिएक्शंस हैं, बट लॉन्ग टर्म है, जैसे रेड सेल ज़्यादा आप किसी को अननेसेसरली देंगे तो उसमें आयरन ओवरलोड भी हो सकता है, बट देन फॉर दैट उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए इन थैलेसीमिया पेशेंट्स को रेगुलर आयरन चिलेशन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जैसे आपने कहा कि कंपोनेंट वाइज दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ों से फिर हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, तो आखिर में कार्यक्रम के मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल की लेटेस्ट रिसर्च क्या है और आने वाले समय में इस फील्ड में हम क्या क्या उम्मीद रख सकते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे प्राइमरीली अब जो आने वाला फील्ड है, आजकल एक नया कंसेप्ट आया है पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट का। पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट में ये है कि प्राइमरीली ये इलेक्टिव जो हमारे पेशेंट्स हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, जनरल सर्जरीज़ हैं या मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, मेडिकल कॉजेज़ हैं, उनमें प्री ऑपरेटिव पेशेंट असेसमेंट है। मतलब देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन बेसिकली क्लिनिकल सर्विसेज एंड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज, इस ढंग से कि उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कम से कम कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, एक नया कंसेप्ट है। और इसके पीछे हमारी रिसर्च हमारे इंस्टीट्यूट में भी चल रही है कि इसकी अवेयरनेस सबसे पहली बात है कि एक बड़ा नया कंसेप्ट है। कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड में तो पिछले 10-20 साल से इस पे काम हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक सेमिनार किया था ब्लड सेफ्टी सिंपोजियम का, तो जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रेसिडेंट थी, उन्होंने डिलीवर की थी टॉक। तो उसमें यही देखा गया है कि वो पिछले 20 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं अभी तक हम कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज का कम्युनिकेशन जो है अपने क्लिनिकल सर्विसेज के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्लिनिशियन को अवेयर करवाना इस चीज़ के माध्यम से कि अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6 या 7 है तो बजाय उसको ट्रांसफ्यूजन करने के आप उसको हेमेटेनिक्स यानी हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली दवाइयाँ दें और 4-6 हफ्ते बाद फिर उसकी सर्जरी करें। सो इसके अराउंड ही पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट रिवॉल्व करती है कि प्री ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन से पहले आप क्या क्या कंडीशंस कर सकते हैं,
इंट्रा ऑपरेटिवली मीन्स पेशेंट का मान लो हीमोग्लोबिन 10-12 है, उसमें से आप जो है 2-3 यूनिट पहले निकाल लीजिए ऑपरेशन से पहले उसी पेशेंट का ब्लड, ऑटोलोगस उसको कहते हैं, एंड देन आफ्टर द सर्जरी अगर ड्यूरिंग सर्जरी जरूरत पड़ती है फिर आप उसको चढ़ा सकते हैं, या आफ्टर सर्जरी उसको रीट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। उस तरह से आपने उसको किसी दूसरे का ब्लड एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन से उसको प्रिवेंट कर दिया। तीसरा है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में यही है कि वेरियस सेल साल्वेज मेथड्स होते हैं कि किसी की ब्लीड हो रही है, वो ब्लड भी हार्वेस्ट करके मशीनों के थ्रू प्योरीफाई करके वो पेशेंट को दोबारा चढ़ाया जा सकता है, सो दैट कि जो आपकी डिपेंडेंसी है ट्रांसफ्यूजन के ऊपर वो कम की जा सके। बट आई थिंक ये फील्ड अभी स्टिल इवॉल्व कर रहा है। पहले तो आई थिंक इसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि हमारे क्लिनिकल कोलीग में इसकी कितनी अवेयरनेस है, एंड देन वी हैव टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस, ट्रांसफ्यूजन गाइडलाइंस, कि आपकी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस क्या है। दो वी हैव गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, नेशनल गाइडलाइंस हैं, बट देन वी हैव टू डिफाइन आवर ओन गाइडलाइंस इन आवर ओन सेटअप कि व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट्स वी आर लुकिंग एट एंड किस तरह के मरीज हमारे पास आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें अपनी एक कंसेंसस गाइडलाइंस डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस पेशेंट ब्लड मैनेजमेंट की कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं ताकि जो ये ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो, क्योंकि देखा है आपने पेशेंट तो कम नहीं होंगे, पेशेंट्स बढ़ ही रहे हैं। हम पिछले 5-6 साल 10 साल पहले 40,000 यूनिट कलेक्ट करते थे, अब वही जो है 60,000 हो गया है। तो ब्लड की डिमांड तो बढ़ती जाएगी, बट हमें कुछ ऐसे तरीके डिवाइस करने हैं, मरीजों को बेसिकली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करने हैं ताकि हम ब्लड की डिमांड जो जिन क्लिनिकल कंडीशन में अवॉइड हो सकती है या कम की जा सकती है वो कम करें। डॉक्टर रतिराम शर्मा, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं उन सब डोनर ऑर्गेनाइजेशंस का और वॉलंटियर डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग खुले दिल से आके जो आपने कोविड टाइम में और इस डेंगू के टाइम में आप आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और इसी प्रकार करते जाइए। और आप ये नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। हम आपकी वजह से कितने सारे थैलेसीमिया पेशेंट्स, कितनी सारी लेडीज़ को बचा पाए हैं और कितने सारे ट्रॉमा पेशेंट को बचा पाए हैं। और दूसरा जो मैं अपने यूथ से, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, सो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फाइंड सम टाइम to donate a blood or have a heart to donate a blood to save a life basically, and celebrate your wedding anniversaries or birthdays by donating, by kindling a light of life in someone's life. So इसी के साथ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी और सभी श्रोताओं का जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना, और आशा करता हूँ कि वो आगे आके ब्लड डोनेशन की मुहिम में, चाहे मैं ये नहीं कहता पीजीआई आएँ, पीजीआई भी आएँ, आप सेक्टर 32 भी जा सकते हैं, सेक्टर 16 जा सकते हैं, हमारे सेक्टर 37 में जा सकते हैं। 4 ब्लड बैंक हैं सिटी में, कहीं भी जाके आप डोनेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो मरीज के ही काम आएगा। सो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, श्रोतों का करना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि लोग आगे आएंगे और ब्लड डोनेशन की मुहिम के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। और श्रोताओं, केवल चंडीगढ़ ही नहीं, हर बड़े शहर में एक ब्लड बैंक है, वहाँ आप जाकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर रतिराम शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही श्रोताओं, अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे सहयोगी संदीप वर्मा ने। नमस्कार। FM Lifeline, Lifeline, Lifeline.